नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवम। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव। अतीक अहमद को एक बार फिर से गुजरात की साबरमती झील से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को वैन में बिठाकर यूपी पुलिस ला रही है, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। एक बार फिर से यूपी के डॉन अतीक अहमद को 1250 किलोमीटर के लिए सफर पर निकल गया। बता दें कि अतीक अहमद को आज फिर प्रयागराज लाया जाएगा। उसी रूट से जो है प्रयागराज लाया जाएगा, जिस रूट से अगली बार भी अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था। लेकिन प्रयागराज से लाते ही जैसे अतीक अहमद साबरमती जेल से बाहर निकला था, उन्होंने साफ कह दिया कि यूपी पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाहती है, मुझे मरवाना चाहती है। जिस तरीके से उन्होंने पहले भी यही से अपना जो बयान था जो साबरमती जेल से निकलते ही दिया था। साबरमती जेल से राजस्थान के उदयपुर, मध्य प्रदेश के शिवापुर होते हुए झांसी के रास्ते प्रयागराज लाया जाएगा। अतीक को पहले लाने वाली पुलिस टीम ही इस बार भी भेजी गई है। 16 दिनों के भीतर अतीक अहमद एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस अपने साथ उन्हीं गाड़ियों को लेकर पहुंची है जो पिछले बार लेकर आई थी। कई घंटे की कागज कार्रवाई के बाद अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया है। जेल से बाहर आते ही अतीक को फिर एनकाउंटर का डर सताने लगा है। उसने कहा है कि मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद को इस बार काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया जा रहा है। पुलिस वैन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसी बायोमेट्रिक लॉक वाली पुलिस वैन में रखा गया है, जिसमें एक्सकर कुछ ही पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की बॉडी वैन कैमरा पहनाया गया है। कई जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मुस्तैद हैं। साबरमती जेल टू प्रयागराज लाने के बाद जिस तरीके से अतीक अहमद ने उससे पहले जो बयान दिया था कि मेरे को यूपी पुलिस में एनकाउंटर करवा सकती है, आखिरकार मेरी गाड़ी भी पलट जाएगी, तो उसी को देखते हुए उसने तुरंत जो बाहर निकला साबरमती जेल से और ये बयान उसने अपने मीडिया के कैमरों के सामने दिया। लेकिन उसके बाद जब उसके भाई बहन भी उसके साथ है, उसी का परिवार भी उसी के साथ है, लेकिन उसके बाद जब साबरमती जेल से यूपी पुलिस लेने पहुंची तो प्रयागराज में कल उसकी पेशी कराई जाएगी। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गुजरात। झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया, बता रहे हमारे सहयोगी जूही। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के नीतियों और उनके कामकाज के खिलाफ जो है बीजेपी का सचिवालय घेराव कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सचिवालय के आसपास जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। बीजेपी प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो है सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही धारा 144 लगाए जाने को महज इसे लोगों की जुबान बंद करने का एक प्रयास बताया। गोल चक्कर इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई क्योंकि यह रास्ता सीधे सचिवालय की तरफ जाता है। धारा 144 सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में मंगलवार सुबह 8 बजे से देर शाम तक लागू रहेगी। वहीं ऐसे क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों को एक साथ चलने या जमा होने पर पाबंदी रहेगी। टकराव की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं प्रदर्शनकारियों को सचिवालय की तरफ जाने से रोका जाएगा। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धारा 144 लागू करना लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास है। सोरेन सरकार कितने भी हथकंडे अपनाए, यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह सोरेन सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का समय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोमवार को एक ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें विपक्ष द्वारा बनाई गई बाधाओं के कारण नियुक्तियों में देरी का आरोप लगाया और कहा कि हमारे विपक्ष के साथियों की झारखंड विरोधी सोच के चलते इसमें थोड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हमारे राज्य के कर्मठ और मेहनतकश युवाओं के लिए रास्ते खुल गए हैं। भाजपा के आंदोलन को राजनीतिक हथकंडा करार देते हुए झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यह भाजपा का सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जो कि राज्य की जनता अच्छे से जानती है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। राजस्थान की रण में सियासी महासंग्राम छिड़ा हुआ है और जयपुर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज धरना दिया शहीद स्मारक पर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। राजस्थान में कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर थी, उन्होंने अनशन पर बैठने से पहले यही कहा है कि इस तरीके की जो जांच थी उसे जांच को सीबीआई से कराई जाएगी। वसुंधरा राजे के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, लेकिन उसके बाद अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आज अनशन पर बैठ गए हैं। इससे पहले पायलट को उपवास के फैसले की कड़ी चेतावनी दे दी थी। पार्टी ने दो टूक कहा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पार्टियों को विरोध गतिविधि मानी जाएगी। इसके बावजूद भी पायलट अनशन के फैसले पर अड़ गए हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आर पार के मूड में आ गए हैं। पायलट ने मंगलवार को जयपुर में शहीद स्मारक अपना
एक दिन का अनशन शुरू कर दिया है। सचिन पायलट ने तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटाले की जांच की मांग की है। वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच का मुद्दा उठा रहे हैं। पायलट ने वसुंधरा राजे पर करप्शन और का आरोप लगाते हुए कहा है कि गहलोत को पुराने वीडियो चलाकर पूछा है कि इन मामलों की जांच क्यों नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास पूर्व के बीजेपी सरकार के खिलाफ सबूत थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की। भले ही पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के बहाने अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा जा रहा है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज अनशन पर बैठ गए। उन्होंने एक दिन का उपवास रखा है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने कड़ी चेतावनी दे दी थी कि आखिरकार जिस तरीके से दो टूक कहा था कि उन्होंने कि आखिरकार कांग्रेस के खिलाफ यदि धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसको लेकर भी सख्ती से पायलट के खिलाफ जो है सख्त विरोध कर सकती है। लेकिन उसी के बाद उन्होंने कहा कि आखिरकार गहलोत सरकार के पास वसुंधरा राजे के खिलाफ सबूत थे, तो सबूतों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, राजस्थान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को नौकरी के लिए जमीन मामले में जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में पेश हुए। मामले पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारी सहयोगी दीक्षा। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। तेजस्वी यादव पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में ईडी ने पूछताछ की। इससे पहले भी 25 मार्च को ईडी के सामने तेजस्वी यादव की पेशी हुई थी। ये पहली बार नहीं है जब लालू के परिवार के किसी सदस्य इस मामले में पूछताछ हो रही हो। इससे पहले उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। वहीं नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में सीबीआई राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई लोगों के घरों में छापेमारी कर कार्रवाई की गई। इस छापेमारी के बाद ईडी ने कहा कि हमने रेड के दौरान 1 करोड़ रुपए की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक कैश बरामद किया और अपराध में इस्तेमाल 600 करोड़ रुपए के लेन देन का पता लगाया है। ईडी के मुताबिक अपराध से बनाई गई प्रॉपर्टी में से 350 करोड़ की अचल संपत्ति है, जबकि 250 करोड़ रुपए बेनामी लोगों के माध्यम से लालू यादव के परिवार के पास पहुंचे थे। फिलहाल लालू यादव की फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन निकांत के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अब अपने नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक कर उसकी रणनीति बना रही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड बीजेपी मिशन 24 के लिए पूरी तरीके से जुट चुकी है। आज देहरादून में पार्टी के सांसदों की एक अहम बैठक यहां पर बुलाई गई है। सीएम आवास में बैठक होगी। इससे पूर्व में भी 2 बैठकें बीजेपी के सांसदों की दिल्ली में हो चुकी है। देहरादून में होने वाली इस बैठक में पार्टी बूथ स्तर तक की रणनीति तैयार करेगी, यानी जिन बूथों पर बीजेपी कमजोर रही है उन बूथों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, जनता के मन में कैसे बीजेपी की रीति और नीति को बताया जा सकता है, सरकार की उपलब्धियों से जनता को कैसे वाकिफ कराया जा सकता है, उन सब विषयों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि बीजेपी 24 के लिए शुरू से ही आक्रामक नीति यहाँ पर अपनाए हुए ताकि 24 में बड़ी जीत हासिल हो सके। बीजेपी के लिए ये रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव के बाद सीधे तौर पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाएगी। इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं, जिनके नतीजे 13 मई को आएंगे। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अब जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर के मंथन कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी भी इस पर विशेष चर्चा कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश मंत्रियों को दिया है कि अपने क्षेत्र में जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर के और जो उम्मीदवार जीतने योग्य हों उन पर मंथन कीजिए, चर्चा कीजिए और उनके साथ जाकर के क्षेत्र में भ्रमण भी कीजिए। इस बीच निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव में कोई अपने परिजनों या रिश्तेदारों को टिकट देने के लिए दबाव न बनाए। उन्होंने कहा है कि फोकस सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर मंत्रियों को साफ निर्देशित किया है कि कोई भी अपने रिश्तेदार या किसी परिजन को टिकट देने के लिए दबाव न बनाए। केवल ऐसे उम्मीदवारों पर अपनी सहमति दें जो जीतने योग्य हों। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम मंत्रियों को भी निकाय चुनाव को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। मंत्रियों से बागी उम्मीदवारों पर नजर रखने को कहा गया है। मंत्री इस बात पर ध्यान दें कि कोई उम्मीदवार बागी न हो जाए। सीएम योगी ने कहा है कि निकाय चुनाव में मंत्रियों को प्रभारी क्षेत्र के साथ साथ गृह जनपद में भी उम्मीदवारों को जिताऊ उम्मीदवार ही
जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, अगर इन मंत्रियों की जरूरत किसी और जनपद में हुई तो वहां भी उम्मीदवारों को जिताने के लिए भी उन्हें दूसरे जनपदों में भी प्रवास लेना पड़ेगा। पार्टी का फोकस सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर होना चाहिए, प्रत्याशी का चयन सहमति से किया जाए और बागियों का भी ध्यान रखा जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर के मंत्रियों को साफ निर्देशित किया है कि वो अपने परिवार या अपने सगे संबंधियों को टिकट देने के लिए दबाव न बनाए। जो उम्मीदवार जिताऊ हो उनको लेकर के उन्होंने कहा है कि उन पर फोकस करें और उनको ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों में जाकर के उनका प्रचार प्रसार करें ताकि बीजेपी की प्रत्याशी की जीत हो सके। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुरादाबाद में पहले चरण में चुनाव होना है, इसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बता रहे हैं शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी के द्वारा ईवीएम मशीन को लेकर कई सवाल खड़े करे हैं। दरअसल सपा सांसद डॉक्टर एस टी का कहना है जब आपके मोबाइल हैक हो सकते हैं, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती। कई देशों ने ईवीएम पर पहले ही रोक लगा दी है क्योंकि ईवीएम से बढ़िया बैलेट पेपर पर ही चुनाव होने चाहिए। ये बयान देने के बाद राजनीतिक गलियारों में राजनीति गर्मा गई है। सपा सांसद के इस बयान को लेकर अलग अलग राजनेताओं की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। वहीं मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी के द्वारा ईवीएम मशीन को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। ईवीएम को हैक होने का खतरा सपा सांसद डॉक्टर एस टी के द्वारा मुरादाबाद में जताया गया। मुरादाबाद जनपद में निकाय चुनाव की घोषणा हो गई, जिसके बाद सपा सांसद डॉक्टर एस टी का ये बयान इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। सपा सांसद के इस बयान के बाद अन्य कई नेताओं के भी बयान सामने आए। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। अमरोहा में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाय चुनावों का नामांकन शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वहीं अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा में प्रथम चरण में मतदान होना है। अमरोहा में 4 फरवरी को मतदान होगा, 13 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर अमरोहा प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर आज जिले में नामांकन शुरू हो चुका है। जिले में आज नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना अपना नामांकन कराने के लिए संबंधित ब्लॉक में पहुंच रहे हैं। वहीं अमरोहा की बात की जाए तो पूरे जिले में लगभग जो भी नामांकन केंद्र हैं उन पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे लगातार नामांकन केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। अमरोहा सदर तहसील के ब्लॉकों में और जोया ब्लॉक व अमरोहा नगर पालिका सहित जितने भी नामांकन केंद्र बनाए गए हैं उन सभी पर वहां निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन अनुसार जनपद भर में मतदान कराया जाएगा। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी मतदान को लेकर नामांकन केंद्रों का निरीक्षण किया है, जहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। जो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ केंद्र है उन पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। नामांकन को लेकर भी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, जिसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अमरोहा से कैमरामैन मुनीस अहमद के साथ एमडी इमरान, इंडिया वॉइस, अमरोहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता रहे हमारे सहयोगी, देखिए। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जगह जगह किया गया भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत। आपको बता दूं, बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र इलाके के खालौर गांव में आज एक स्टेडियम में सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत प्रोग्राम का समापन होना था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। वहीं पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से बातचीत की, मुलाकात की और जो जनपद का नाम रोशन कर बुलंदशहर आज छात्र छात्रा, युवा, खिलाड़ी आए थे, उनको सम्मानित भी किया। मंच से संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं आपको बता दूं, भाजपा सरकार द्वारा जो योजना द्वारा छात्र छात्राओं को चलाई जा रही हैं, उसकी योजनाओं की भी युवाओं को जानकारी दी है। बताया कि जो पार्टी जिनका किसी प्रदेश में अब वोट नहीं मिली, उनको जो राष्ट्रीय पार्टी है वो ख़त्म की गई हैं। जिन पार्टियों को राष्ट्र क्षेत्र देश में और अन्य राज्यों में वोट मिल रही हैं, उनको राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। आयुष प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला रायबरेली पहुंची। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। बता रहे राजू तिवारी।
रायबरेली की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली आई थी। यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फूले बाई की गोष्ठी का आयोजन और पुष्पांजलि का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें वो शिरकत की। आपको बता दें, शहर के एक निजी होटल में उनका एक प्रोग्राम फिक्स था, जिसमें वो आज अपने एक दिवसीय दौरे पर आई हुई थी। आपको बता दें कि ये अहम दौरा माना जा रहा था, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री हैं जिले की, और उनका आना ये कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव को भी कयास लगाया जा रहा था कि अहम फैसले लिए जाएंगे। जो भी निकाय चुनाव के दावेदार हैं, उनकी दावेदारी आज के दिन ही गठित की जाएगी, और ऐसा कयास लगाया जा रहा था। चूँकि यहाँ पर स्थानीय संगठन के नेता हों या कार्यकर्ता हों, भारी भीड़ के बीच उन्होंने गर्मजोशी के साथ अपने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। और बता दें कि पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूरी तरह से जिले को विकास की रफ्तार दी है, और यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहेगी ताकि स्थानीय विकास को और रफ्तार दिया जा सके। उन्होंने ये भी बताया है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर आज बैठक की गई है, और महात्मा ज्योतिबा के द्वारा जो काम किए गए हैं वो कहीं ना कहीं उनके अच्छे योगदान रहे हैं, और समाज को इसी तरह से कार्य करना चाहिए। जिसका उन्होंने बात करते हुए बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार उन्हीं के पद चिन्हों पे काम कर रही है, और लगातार वो बिना किसी भेदभाव के लोगों का विकास कर रही है। तो इस तरह से विकास का रफ्तार और तेज बढ़ाने के लिए उन्होंने निकाय चुनाव के मद्देनज़र इशारों में ही कहा है कि जल्द ही जो संगठन और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा बैठकर जो निकाय चुनाव की दावेदारी है, उनको टिकट फाइनल किया जाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उत्तराखंड में पारंपरिक मोटे अनाज को वैश्विक मंच प्रदान हो सके, उसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत थी, जिससे अब सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बता रहे अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन मसूरी में किया जा रहा है। आज पूरे ये कह सकते हैं कि 13 राज्यों की जो डेलीगेशन होगा वो यहाँ पर पहुंचेगा। मसूरी में उनका स्वागत किया जाएगा, और कल से 2 दिन का सेमिनार पूरी तरह से शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य का पारंपरिक जो मोटा अनाज है, जिसे अभी तक पहचान नहीं मिल पाई थी, इस प्रमोशन के बाद वैश्विक स्तर पर उसको एक नई पहचान मिलेगी। और ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो मोटा अनाज है अब नई पहचान के साथ लोगों और दोस्तों दुनिया में जाना पहचाना जाएगा। उत्तराखंड में इस मोटे अनाज के लिए समर्थन मूल्य भी घोषित हो चुका है। मंडियों का समर्थन मूल्य घोषित हो चुका है, और उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जहां पर मंडियों का समर्थन मूल्य घोषित हो चुका है। किसानों की आर्थिक स्थिति इस मोटे अनाज के जरिए और बेहतर होती नजर आएगी, जब इस मोटे अनाज को नई पहचान मिलेगी। कैमरामैन असमिला साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बदायूं में एसडीएम की अर्दली का रुपए लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बता रहे हमारे सहयोगी सौरभ पाल। बदायूं के तहसील बिसौली के एसडीएम के अर्दली का रुपए लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अर्दली रुपए लेकर जेब में रखते हुए नजर आ रहा है। वायरल होने के बाद में वीडियो की अधिकारियों ने जांच के लिए तहसीलदार बिसौली को निर्देश दे दिए हैं। पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली तहसील के तैनात एसडीएम के अर्दली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रुपए लेते हुए एसडीएम का अर्दली दिखाई दे रहा है। रुपए लेने के बाद में एसडीएम का अर्दली रुपए जेब में रखता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद में अधिकारियों ने तहसीलदार के लिए जांच सौंप दी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले में बदायूं के डीएम क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। मैनपुरी से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। बता रहे मुकेश कुमार। मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की कर दी हत्या। जी हाँ, पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चले, श्याम पाल की बीती 9 तारीख को हत्या कर उसका शव पेड़ पर टांग दिया गया था। उसको आत्महत्या दर्शाने के लिए उसकी जेब में सुसाइड नोट भी पत्नी द्वारा प्रेमी ने उस प्रेस नोट को लिखा था। लिखने के बाद उसकी जेब में उसको डाल दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जब शव की तलाशी ली तक श्याम पाल के पास सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट लिखने की जो एक हैंडराइटिंग थी वो प्रेमी की निकली है, तो वहीं मृतक की पत्नी और युवक के प्रेम संबंधों की बात सामने आई है, जिसको चलते ही श्याम पाल की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। तो वहीं पुलिस ने पूछताछ करते हुए जानकारी के बताया कि बीते 4 साल से मृतक की पत्नी और उस प्रेमी के संबंध
चल रहे थे, जिसमें उसका पति उसके बीच में बाधा बन रहा था, जिसको लेकर बीती 9 तारीख को घटना को अंजाम दिया गया था। रात में शव सुबह जब 9 बजे शव ग्रामीणों जब खेतों की ओर गए तो उसका शव, तो श्यामपाल का शव लटका हुआ पाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई है। गला घोंटकर हत्या की गई थी। तो वही पूरी घटना को लेकर मैनपुरी एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी देते हुए दोनों ही आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। युवक की जहरीला पदार्थ देकर हत्या कर दी गई है अमरोहा में, बता रहे इमरान। अमरोहा में शराब में जहरीला पदार्थ देकर युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले गुड्डू और उसके साथी ने युवक को शराब में जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी मौत के बाद परिवार में पूरी तरह से कोहराम मच गया। वहीं परिवार के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर मृतक युवक के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव साबाजपुर का है, जहां के रहने वाले विजेंदर, जो कि शराब का आदी था, जो अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था, उसके परिजनों का आरोप है कि उसका दोस्त गुड्डू और उसके कुछ साथियों ने मिलकर उसके शराब में जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसके चलते शराब पीने से उसकी मौत हो गई, जिसकी मौत से क्षेत्र में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं मृतक के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। कैमरामैन मुनीस अहमद के साथ मोहम्मद इमरान, इंडिया वॉइस, अमरोहा। कानपुर के चर्चित बेहमई कांड में आरोपी 85 साल के डाकू पोसा की मौत हो गई है। डकैत पोसा दस्यु सुंदरी फूलन देवी का साथी भी था, बता रहे हैं राम दीक्षित। दस्यु सुंदरी फूलन देवी के सबसे करीबी पोसा डाकू की आज उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, बीते कई दिनों से पोसा डाकू जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के कारण इसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन 85 वर्ष की उम्र में पोसा डाकू की आज बीती रात मौत हो गई, जिसकी पुष्टि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने की है। आपको बता दें, फूलन देवी ने लगभग 40 वर्ष पूर्व एक बेहमई हत्याकांड किया था, जिसमें कई लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली मार दी गई थी, जिसमें पोसा डाकू को भी पकड़ के जेल में जिला कारागार माती में बंद किया गया था। 40 साल से जेल काट रहे पोसा डाकू की अचानक तबीयत बिगड़ी थी, जिसके कारण कुछ दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला अस्पताल में भर्ती उपचार के दौरान आज उसकी मौत हो गई। कानपुर देहात से इंडिया वॉइस, राम दीक्षित। बिजनौर में पत्नी ने पति को बंधक बनाया, बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। रिपोर्ट देखिए। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड पर आज उस वक्त एक हाई वोल्टेज मामला देखने को मिला, जब एक पत्नी द्वारा अपने पति को बंधक बनाने का मामला सामने आया। पति की चीख पुकार सुनकर के आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधन मुक्त पति को कराया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। पति ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि रात लगभग 12 बजे वो अपने घर में आया था, तभी उसकी पत्नी ने उसको बंधक बना लिया और जंजीरों से बांध करके घर में कैद कर लिया। सुबह होने पर भी उसको जब नहीं खोला गया तो काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने एक शोर मचाना शुरू किया और आसपास के लोग उसके शोर सुन करके इकट्ठा हो गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उसको बंधन मुक्त करा करके थाने ले गए। थाने से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसकी तहरीर लेकर उसके मामले की जाँच कर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि मामला पति पत्नी के विवाद का है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पत्नी ने पति को बंधक बनाया है या कोई और बुरा मामला है। पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल पुलिस का यह भी कहना है कि पीड़ित की तहरीर ले ली गई है और तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। जो जांच में आएगा उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। रिपोर्ट लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।